जय हिंद। इक्के लर्नर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते हैं बिहार एसएससी का बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में होगा, उसका टेस्ट सीरीज भी डिस्कशन के साथ आज हम लोग टेस्ट सीरीज का 16 सीरीज हो गया, 17वां सीरीज आज हम लोग उसमें समान ज्ञान दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। समान ज्ञान में क्या क्या है क्वेश्चन, उसके बारे में। पहला में क्या है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, एक में होगा। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन? राष्ट्रपति। कौन सा अनुच्छेद? भारत का संविधान अनुच्छेद 214 से 232 के बीच क्या होगा? न्यायालय से संबंध उपबंध होगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रतिक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। और भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा होता है। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। उसके बाद दो में क्या है, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? तो मनसबदारी प्रणाली अकबर ने आरंभ की। तो अकबर मनसबदारी प्रथा अकबर ने चालू किया, और अकबर के शासन प्रणाली को प्रमुख विशेषता मनसबदारी प्रथा ही था। और उसमें क्या था, भू राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली अकबर के शासन काल में प्रचलित हुई। जब्ती प्रणाली किसमें? अकबर के शासन काल में प्रचलित हुई। मनसबदारी प्रथा अकबर ने कब? 1574 ईस्वी में प्रारंभ किया। और मनसब अरबी भाषा शब्द है जिसका अर्थ क्या है? पद नाम। मनसब अरबी भाषा शब्द है जिसका अर्थ क्या है? पद नाम। 3 नंबर में है, खुले बाजार के संचालन क्यों का क्या संकेत है? खुले बाजार के संचालन क्या संकेत है? तो इसका होगा बी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद और बिक्री खुले बाजार के संचालन की ओर संकेत करता है। जैसे प्रतिभूति क्या होता है? लिखित प्रमाण पत्र होते हैं, उसमें ऋण लेने के लिए बदले भी जाते हैं। इसमें जारी करने के शर्त और मूल्यों का उल्लेख होता है, और क्रय विक्रय भी किया जाता है इसमें खुले बाजार में। और सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला बॉन्ड, तहजीही, शेयर बाजार, ऋण प्रतिभूतियों का श्रेणी इसमें आते हैं, इसमें खुले बाजार संचालन। उसके बाद 4 नंबर में, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया? तो पहली बार शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किसने किया? इसको तो जेम्स प्रिंसेप कब? 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने खुले बाजार का अशोक का शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया। मतलब क्या, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया। और अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में किसने? जेम्स प्रिंसेप ने किया। और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम द्वितीय भाषा आधार सह पुनः लघु शिलालेख है जो कि पढ़ने में सफलता प्राप्त पाई। अशोक भारत में सर्वप्रथम शिलालेख उत्कीर्ण करने की शुरुआत भी की थी। और अशोक के शिलालेख की खोज क्या हुआ? 1750 ईस्वी में टी फैंथलर के द्वारा की गई। अब बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। अशोक मौर्य वंश के महानतम शासकों में से एक है जिन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया कलिंग युद्ध के बाद। 5 नंबर क्या है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? तो ये होगा शुतुरमुर्ग है, जो कि सबसे बड़ा उड़ने में पक्षी है और सबसे तेज गति से दौड़ता है लेकिन उड़ नहीं सकता। शुतुरमुर्ग पहले मध्य पूर्व एशिया और अब प्राय केवल अफ्रीका के बड़ा उड़ान रचित पक्षी है। पहले शुतुरमुर्ग मध्य एशिया के पूर्व क्षेत्र में पाया जाता था, अब क्या है, प्राय अब केवल अफ्रीका का ही एक बड़ा उड़ान रहित पक्षी रह गया। और कुछ प्रमुख देशों का राष्ट्रीय पक्षी, ऑस्ट्रेलिया का एमू, भूटान का कॉमन रेवेन, चीन का रेड क्राउन केन, फ्रांस का गार्लिक रोस्टर और जर्मनी का गोल्डन ईगल। ये सब है प्रमुख देश का राष्ट्रीय पक्षी का नाम, तो उसको पढ़िएगा। 6 नंबर में क्या है, भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? तो कौन सा होगा इसमें? इसका होगा गेहूं। गेहूं को क्या होता है, भारत में खाद्य फसल गेहूं है जो कि अक्टूबर नवंबर क्या होता है, बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट दिया जाता है। भारत में कर्नाटक को कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, और ब्राजील जो कि कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश विश्व में है। अब भारत में कर्नाटक कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और ब्राजील विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है। चीन में थीन, कॉफी में कैफीन और तंबाकू में नहीं, चाय में थीन, कॉफी में कैफीन, तंबाकू में निकोटीन नामक एल्कोलॉइड पाया जाता है। मतलब चाय में थीन होता है, कॉफी में कैफीन होता है और
तंबाकू में निकोटीन, ये याद करने लायक चीज है। कॉफी पौधे के बीज से प्राप्त होता है। कॉफी कहाँ से प्राप्त होता है? बीज से। और सबसे उच्च कोटि का कॉफी अरेबियक होता है, जो कॉफी के अन्य दो किस्म रोबस्टा और लिबेरिका है। उसके बाद है 6 नंबर में, हो गया 7 नंबर। 7 नंबर में किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, गांधी जी की जयंती पर। तो 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर का जन्म हुआ। महात्मा गांधी का 1869 और लाल बहादुर का 1904 में। और वही 15 जून 2007 को क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने क्या किया? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के लिए मतदान हुआ और सभी सदस्यों ने 2 अक्टूबर के इस रूप में स्वीकार किया। और 1 अक्टूबर को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। वृद्धजन दिवस का 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 नंबर में है, पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। नखास पिंड का संबंध किससे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय आंदोलन 6 अप्रैल से 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। इसमें महात्मा गांधी ने कर और मरो का नारा दिया। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में प्रारंभ हुआ। यह 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया चौरी चौरा घटना के बाद। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा प्रारंभ किया गया और 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया। उसके बाद है 9 नंबर में, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ? तो संविधान में कहीं हुआ ही नहीं है। भारत में संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? भारत राज्यों का संघ है का प्रयोग किया गया, ना कि संघीय शब्द का। संविधान में प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ और भारतीय संविधान के भाग 3 का अनुच्छेद 12 से 35 में क्या है? मौलिक अधिकार का वर्णन। मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 भाग 3। 10 में है, भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट की संख्या कितनी है? तो 10 है ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्री तट। 11 नंबर में क्या है? बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? तो बाबूजी के नाम से जगजीवन राम। इसका होगा बी, बाबूजी जगजीवन राम को कहा जाता है। बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को जाना जाता है और सबसे लंबे अवधि और केंद्रीय मंत्री के रहने का रिकॉर्ड भी जगजीवन राम को है। कुछ व्यक्ति का उपनाम और जानते हैं उनका क्या उपनाम है? दादा भाई नौरोजी का बायोब्रिज बोलते हैं, लोकनायक जयप्रकाश को, देशबंधु चित्तरंजन दास को बोलते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और गुरुजी MS गोलवलकर को गुरुजी बोला जाता है। 12 में क्या है? संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल से संबंधित है? राजनीतिक दल से संबंधित 52वां संशोधन है। संविधान का 52वां संशोधन राजनीतिक के दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया था। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया। अब 51वां संविधान संशोधन में क्या किया गया? दल बदल से संबंधित संशोधन था। इसके द्वारा क्या हुआ? केंद्र राज्य में मंत्रिपरिषद का सदस्य संख्या, लोकसभा और विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% निर्धारित किया गया। और अपवाद भी कुछ है, छोटे राज्यों में मंत्रिमंडल की संख्या 12 से कम नहीं होगी और 12 मुख्यमंत्री सहित होंगे। 13वां में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता संबंधित है। इसमें कह रहा निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता पंचायती राज से संबंधित है। लिब्राहन आयोग बाबरी मस्जिद से संबंधित है। बलवंत राय मेहता क्या पंचायती राज से? लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद, लिब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद से। शाह आयोग का संबंध आपातकाल से, शाह आयोग आपातकाल से। नानावती आयोग का संबंध गुजरात दंगे से, नानावती आयोग गुजरात दंगा। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सिफारिश किया। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति का सिफारिश किया और अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय, मतलब अशोक तो द्विस्तरीय समिति के पंचायती राज की सिफारिश किया। उसके बाद 14 में, कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो कौन ले गया? नादिर शाह। 3 नंबर में, तो नादिर शाह ने क्या किया? ईरान के सम्राट नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा मयूर सिंहासन को लूटकर स्वदेश ले गया
और नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, उसी समय ले गया। उस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के समय मोहम्मद शाह था। क्वेश्चन इसमें आता है। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह। 1747 में क्या हुआ? नादिर शाह की मृत्यु के बाद उसका सेनापति अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान का शासक बना। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शाह मोहम्मद शाह था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ, जिसमें मराठा व अहमद शाह अब्दाली के सेना के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया। 15 नंबर में क्या है? भारतीय मूल की महिला को IMF का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इनको गीता गोपीनाथ को नियुक्त किया गया। 16 नंबर में भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? तो ये होगा काजीरंगा। काजीरंगा उद्यान एक सिंग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में शेर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। तो काजीरंगा और मानस कहाँ? असम में। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित बाघ के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पॉइंट अच्छा याद करिएगा, सुनिएगा तो अच्छा याद होगा। किस संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है किस पे? इसका होगा न्याय की संसाधन की गति पे। 17 के होगा C नंबर, न्याय के संसाधन की गति पर लाभप्रदता निर्भरता करती है। लाभप्रदता 17 में क्या है? किसी संस्था की लाभप्रदता न्याय के संसद की गति पर निर्भर करता है। न्यास परिषद की विचारधारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। और ट्रूशिप महात्मा गांधी द्वारा दिया गया सामाजिक आर्थिक दर्शन है। इसका उद्देश्य क्या है? उपलब्ध संसाधनों को लोक कल्याण में अधिक प्रयोग किया जाता है। उसके बाद 18 में विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत के सबसे पहले देखा गया? तो ये देखा गया इत्माद-उद-दौला का मकबरा को देखा गया। डी नंबर 18 के डी में क्या कह रहा है? विशुद्ध रूप से संगमरमर के गुंबद सबसे पहले इत्माद-उद-दौला के मकबरा में देखा गया। इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में है, इसने नूरजहां ने बनवाया। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। सिकंदरा कहाँ है? तो यूपी में है। फिर नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था। गयास बेग को इत्माद-उद-दौला की उपाधि दिया गया। इनका मित्र आगरा में मकबरा का निर्माण किया गया इनकी मृत्यु के बाद। उसके बाद 19 नंबर में किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? WBC जारी किया। तो क्या? विश्व बैंक ने जारी किया। उसके बाद 20 नंबर में हिमनद का पिघला सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना। हिमनद से जुड़े यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी ध्रुव में पाए जाते हैं। तो उत्तरी ध्रुव में अधिकतर क्या होता है? हिमनद पाया जाता है। हिमनद का विस्तार क्या है? तो पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर पाया जाता है। और तथा महाद्वीपों के आंतरिक भाग में हिमालय क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा हिमनद का क्षेत्र है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व की सबसे ऊंचे स्थान पर अवस्थित सैन्य स्थल है। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर अंटार्कटिका में लैम्बर्ट ग्लेशियर है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है विश्व का? लैम्बर्ट ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व की दूसरी सबसे बड़ा हिमानी ग्लेशियर है। 21 नंबर में है, देखते हैं। सांची का स्तूप किस शहर ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसको बनाया था अशोक ने। सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने बनवाया। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। सांची तथा भैरहूत के स्तूप का खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया। सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक ने करवाया। और इस स्तंभ के शीर्ष पर क्या है? सिंह की आकृति बनी है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में भी लिया। उसके बाद है 22 नंबर में क्या है? डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना में किया गया। डी नंबर में आंसर होगा। तो डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना। और डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार को भागलपुर में स्थित है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र जो कि बिहार के भागलपुर में स्थित है, जो कहलगांव में है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। डॉक्टर RK सिन्हा पटना साइंस कॉलेज के प्रोफेसर
को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। डॉल्फिन गंगा और सिंधु नदी में पाया जाता है। डॉल्फिन के लगभग कितना 14 प्रजाति पाई जाती है। उसके बाद है 23 नंबर में, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना? तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर। मिंटूर बांध कावेरी नदी। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। नागा अर्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में स्थित है। त्रिवेणी बांध गंडक नदी पर। और पंचेत बांध झारखंड में स्थित है। 24 में क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार कौन सा नहीं है? सूचना का अधिकार, जो कि मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में लाया गया। नागरिक के कुछ अपवादों को छोड़कर किसी भी प्रकार के सूचनाओं को मांगने का, जानने का अधिकार नहीं है। और भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अतः 6 मौलिक अधिकार हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है। उसके बाद 25 में, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान का आरंभिक भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्या करने वाला संस्थान उच्चतम न्यायालय है। भारतीय कानून की अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63, महान्यायवादी अनुच्छेद 76, सांसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124 और राज्यपाल अनुच्छेद 153। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जो कि याद करने लायक है, तो इसको एक बार और देख लेते हैं। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52, उपराष्ट्रपति 63, महान्यायवादी 76, सांसद अनुच्छेद 79, राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 81, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 124, राज्यपाल अनुच्छेद 153। उसके बाद आते हैं 26 में, ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ में है? कुछ और स्टेडियम का देखते हैं। चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता, सरदार पटेल जिसको नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, नेता कुछ स्टेडियम। अब 27 में, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया? रॉलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया था। 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन में काल में लागू किया गया। इस एक्ट को क्या बोलते हैं? काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रॉलेट एक्ट 1919 के तहत अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे बिना मुकदमा चाहे चलाए जेल में बंद कर देता, बिना दलील बिना कानून का था। इसमें क्या था? बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का यह कानून था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कौन था? रॉलेट एक्ट। मार्लो मिंटो सुधार 1909 के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्रदान की गई। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब से? 1828 से 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिंग का काल रहा। भारत के गवर्नर जनरल रहे तथा भारत में अनेक सुधारों के लिए जाने जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सती प्रथा वाला लॉर्ड विलियम बेंटिंग काल में। उसके बाद 28 में, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। 1972 कहा? स्टॉकहोम में हुआ था। ये नंबर में मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने विश्व पर्यावरण सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कीनिया की राजधानी नैरोबी में स्थित है। विश्व में पर्यावरण के प्रति लोगों की जागरूकता पैदा करने हेतु प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है 29 में, स्वर्ण मुक्ता संबंधित है। तो स्वर्ण मुक्ता किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण मुक्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। भारत में रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय दर को स्थिर रखता है। वह राष्ट्र के विदेशी विनिमय भंडार को ही पर्यवेक्षक के रूप में करता है। सबसे अधिक संपत्ति सोना का भंडार यूएसए में है। सबसे बड़ा सोना का उत्पादन देश चीन है। और भारत का सबसे बड़ा सोना घरेलू उपभोक्ता देश है। उसके बाद है 30 में, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता को। एक क्रेता और एक विक्रेता द्विपक्षीय अधिकार को दर्शाता है, जबकि वस्तु की मांग कम, पूर्ति अधिक तथा विक्रेता की तुलना में क्रेता और बेहतर स्थिति में हो तो एक बाजार को क्रेता बाजार कहते हैं।
एकाधिकार बाजार का असंतुलित अवस्था को दर्शाता है। और एकाधिकार के अंदर किसी उत्पादन पर एक ही फर्म का अधिकार होता है। उसके बाद है 31 में, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? तो बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? जेबीसी से। बाजार का नियम जेबीसी से ने दिया। जेबीसे ने अपनी पुस्तक ट्रेड डी इकोनॉमिक पॉलिटिक बाजार में संबंधित नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम को से के बाजार का नियम कहा जाता है। जेबीसे के बाजार के नियम के अनुसार पूर्ति अपनी मांग के स्वयं निर्माण करता है। जेबीसे के अनुसार जिस अनुपात में पूर्ति बढ़ाया जाए या घटाया जाए उसी अनुपात में उत्पादन के संसाधनों में क्रय और मांग भी बढ़ती या घटती है। इस प्रकार मांग और पूर्ति सदैव एक दूसरे का संबंध होता है। और जे.एम. किन्स ने रोजगार का सिद्धांत भी दिया। किसने रोजगार का सिद्धांत दिया? जे.एम. किन्स ने। 32 है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो ये होगा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाया गया था। 32 में, तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर बनाया गया। कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 को हुआ। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन की योजना का प्रकाशन 16 मई 1946 को हुआ। कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता सर पैथिक लॉरेंस थे। उसके बाद है 33 में, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? 33 में क्या कह रहा है? राज्य का अनिवार्य तत्व कौन सा है? तो प्रभु सत्ता, शासन अधिकार, राज क्षेत्र, ये सभी होना चाहिए। तो 33 का 4, राज्य का 4 अनिवार्य तत्व है: जनसंख्या, राज्य क्षेत्र जिसको भूमि या भूभाग बोलते हैं, सरकार तथा एवं प्रभुसत्ता या संप्रभुता। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार एवं संप्रभुता। इसमें जनसंख्या प्रथम एवं आवश्यक तत्व है। राज्य की उत्पत्ति पर अनेक सिद्धांत है। संप्रभुता का अर्थ क्या है? आंतरिक और बाह्य दबाव के बिना स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से कोई भी निर्णय लेने वाली सक्षम संस्था। उसके बाद है 34 में, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी कौन है? उराव जनजाति। ताना भगत आंदोलन उराव जनजाति से जुड़ी हुई है। ताना भगत आंदोलन कब हुआ? तो 1914 से 1920 के बीच हुआ। तत्कालीन बिहार राज्य के छोटा नागपुर इलाके में उराव जनजाति द्वारा किया गया। इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जत्रा भगत थे। इस आंदोलन के प्रवर्तक जत्रा भगत थे, जिन्हें कभी बिरसा मुंडा, कभी जमी तो कभी केसर बाबा के समतुल्य होने की बात कहा करते थे। इस आंदोलन के अन्य नेताओं में बलराम भगत, गुरुरछनी भगत आदि प्रमुख थे। 35 में क्या है? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया? तो नौजवान भारत सभा सरदार भगत सिंह ने स्थापित किया। नौजवान भारत सभा का नाम अपने आप में एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जीवित करने और आगे बढ़ाने के लिए संकल्प का प्रतीक है। इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में किया गया। और अन्य नेताओं में भागवती चरण बोहरा प्रमुख थे, जिसने विद्यार्थी को संगठित करने का काम किया था। 36 में है, बुद्ध धर्म और संघ मिलकर कहलाते हैं क्या? त्रिरत्न, जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध धर्म संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाता है। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। त्रिरत्न का अनिवार्य अंग है यह। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया। बुद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक है, अर्थात विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। 37, लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं? तो लिच्छवी दोहित्री कहते हैं समुद्रगुप्त को, जो कि लिच्छवी दोहित्री। समुद्रगुप्त को क्या बोलते हैं? लिच्छवी दोहित्री। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र था और चंद्रगुप्त की पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी का पुत्र था। इसी कारण समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्री अंकित करवाया। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी मुख्यतः हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त होता है।
उसके बाद है 38 नंबर, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहते हैं। 38 के कौन होगा? ए, पंचमढ़ी पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की पहाड़ियां मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ये ज्वालामुखी चट्टान से बनी हुई है। सतपुड़ा की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है जो कि 1.350 मीटर है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। उसके बाद है 39 में, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो ये होगा NH2। NH2 दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ता है। NH1 और NH2 अब NH19 मिलकर GT रोड कहलाता है। NH1 और NH2 अब NH19 हो गया जो मिलकर GT रोड कहलाता है। वर्तमान में NH44 भारत का सर्वाधिक लंबी राजमार्ग है जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। इससे पहले NH7 भारत का सबसे लंबे राजमार्ग था जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक था। केंद्रीय सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड का गठन 2000 में लंबी सीमा सड़क केंद्रीय सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फंड का गठन 2000 में और सीमा सड़क संगठन का स्थापना 1960 में हुआ। 40 में, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेधा दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो राज्य सरकार द्वारा 3 दिसंबर को मेधा सूची मनाने का निर्णय लिया। 3 दिसंबर भी 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के क्या जन्मदिन को सरकार ने मेधा दिवस के रूप में मनाने का लिया? 3 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मदिन, उस दिन मेधा दिवस। बिहार दिवस 22 मार्च। 11 नवंबर को डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद का जयंती पर भारत सरकार ने शिक्षा दिवस मनाना के लिए लिया और डॉक्टर कलाम स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 41 में क्या है जो देखते हैं, अजंता की कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल से अजंता की कलाकृतियां संबंधित है। अजंता की कलाकृतियां गुप्त काल से। अजंता की गुफाएं गुप्त शासकों द्वारा औरंगाबाद महाराष्ट्र में निर्मित करवाया गया। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र 1983 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। मौर्य कालीन कलाकृतियां बराबर की पहाड़ियों में मिलते हैं। 42 में क्या है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो कि भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता हुआ कौन सा है? तो होगा त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज 1100 ईस्वी में निर्मित त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश में है जिसका निर्माण किसने करवाया? तो चंदेल राजा के द्वारा किया गया। राजा रानी मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है और यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 43 में क्या है, निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? तो ठंडी जलधारा कौन नहीं है? क्यूरोसिया जो कि ठंडी जलधारा नहीं है। 43 में क्या, कैलिफोर्निया, ओआसियो एवं कनारी ठंडी जलधारा जबकि क्यूरोसिया महासागरीय गर्म जलधारा है। वैसी महासागरीय जलधारा जिसकी उत्पत्ति उच्च अक्षांश अर्थात ध्रुवीय प्रदेश में होता है, निम्न अक्षांश अर्थात विषुवतीय प्रदेश को प्रभावित करता है। ठंडे अर्थात शीत जलधारा भी होता है। और क्या है इसमें, विषुवतीय रेखा प्रदेश में ध्रुव की ओर प्रवाहित होने वाली जलधारा गर्म और वार्म करेंट्स होती है। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में प्रवाहित होने वाला जलधारा शीत होती है और पूर्वी भाग में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा। और क्यूरोसिको जलधारा प्रशांत महासागर का गर्म जलधारा। 44 में क्या है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ऑस्ट्रेलिया ने। 45 में क्या है, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया? तो इसका होगा इटली को चुना गया। उसके बाद 46 में, निम्न में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भाग लिया।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सेमिनार में भाग लिया। गांधी जी केवल द्वितीय गोलमेज सेमिनार में लंदन गए थे। कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी थे। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लंदन में हुए तीनों गोलमेज सम्मेलन में अछूतों को प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो है ये अप्सरा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा डॉक्टर झोमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना के साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा अनुसंधान की यात्रा शुरू हो गई और ट्राम्बे मुंबई में स्थापित भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क परमाणु विज्ञान एवं संबंध क्षेत्र में कार्यरत देश का परमाणु अनुसंधान केंद्र है। बार्क के अनुसंधान परमाणु रिएक्टर कौन कौन है? अप्सरा, साइरस, चेरलिना, पूर्णिया 1, पूर्णिया 2, पूर्णिया 3 और ध्रुव। इसके बाद है 48 में राष्ट्रीय जल विश्व 20 में जल संरक्षण को प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया? तो इसका होगा 48 का ए, उत्तर प्रदेश को क्या हुआ? प्रथम जल संरक्षण प्रयास के लिए दिया गया। 49 में क्या है? दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो सुमित भाले ने जीता। 50 नंबर में क्या है? टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर विश्व 21 किससे घोषित किया गया? तो इसको एलन मास्क को टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।